हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपके डिसअलाउड हैं, जिनकी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होती है। इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनमें हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, जो एक्सप्रेसली अलाउड थे, वो वाले एक्सपेंसेस किए थे। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है इनकम टैक्स की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं। डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर एसेक्ट्रा पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। सोवेनियर का यहाँ पर मतलब की बात नहीं है, यहाँ पर कंपनी को मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखा है कि अगर किसी कंपनी ने किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर खर्च किया है, और जैसे उसने क्या करा, कंपनी ने कोई पैम्पलेट वगैरह इशू कर दिए या किसी तरह का ट्रैक्ट इशू कर दिया, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट कर दिया, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का इस समय अगर मान लो इलेक्शन चल रहा है, तो उस केस में कंपनी ने क्या किया, कुछ जो भी उनकी एडवर्टीजमेंट उनको करनी थी उन्होंने उसके पैम्पलेट के अंदर कर दी, ठीक है। और इसकी जो डिडक्शन होती है वो सेक्शन 37(2)(b) के अंदर आपको अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। फिर है आपका सेक्शन 40 शॉल नॉट बी डिडक्टेबल। जो सेक्शन 40 होता है वो आपका डिडक्टेबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इन अ केस ऑफ एनी असेसी, सेक्शन 40 के अंदर कुछ केसेस हैं, तो वो क्या हैं कि इन द केस ऑफ एनी असेसी, असेसी के केस में क्या होता है कि अगर किसी असेसी ने पेमेंट जो है वो आउटसाइड इंडिया की है, जैसे एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच इज़ पेएबल आउटसाइड इंडिया, या फिर इंडिया में की है लेकिन नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी में की है, तो ऑन विच TDS इज पेड, जिस पर TDS पे कर दिया गया है। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स पर टैक्स को डिडक्ट कर दिया। फिर क्या होता है, अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में हम ये देखेंगे कि अगर उस इट हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड ऑन और आफ्टर और बिफोर द ड्यू डेट, अगर डिडक्ट नहीं किया है टैक्स को तो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती है। लेकिन अगर आपने टैक्स को डिडक्ट कर दिया है उस ड्यू डेट को, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के बाद, तो आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाती है। किन की डिडक्शन अलाउड होती है कि अगर किसी तरह की इंटरेस्ट की पेमेंट करी है किसी भी असेसी ने आउटसाइड इंडिया, या उस कंपनी को जो कि नॉन रेजिडेंट कंपनी है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, या फिर किसी फॉरेन कंपनी को की है, और उसमें टैक्स पहले से ही डिडक्ट कर दिया, तो डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया है तो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी। इसमें भी यही है कि अगर पेमेंट आपने किसी रेजिडेंट को करी है तो भी हमें क्या है, TDS को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपने जो है जो TDS है वो डिडक्ट कर दिया तो 30% की डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी। मतलब मेनली यहाँ पे 30% की आपको डिडक्शन मिल जाती है अगर आप रेजिडेंट को करते हैं पेमेंट, किसी रेजिडेंट को या इंडिया में ही पेमेंट करते हैं तब। और अगर आपने डिडक्ट कर दिया तो आपको 30% की डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपने टैक्स को डिडक्ट नहीं किया सोर्स पर तो नहीं मिलती है, अगर कर दिया है तो मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है टैक्स ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स। एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स लिमिट ऑन द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन शॉल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। जैसे आपने किसी भी तरह का प्रॉफिट एंड गेन के रिगार्डिंग, जैसे आप बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में आपने कोई टैक्स पे करा है और उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स चार्जेबल अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर चार्जेबल होता है, तो इसको आप जो है यहाँ पर डिडक्शन उसकी अलाउ नहीं करेंगे। वेल्थ टैक्स की डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती है, लेकिन वेल्थ टैक्स के अगेंस्ट अगर आपने किसी एक्सपेंसेस को इनकर्ट किया होता है तो डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद अमाउंट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के तौर पर, लाइसेंस फ़ी के तौर पर, या सर्विस फ़ी या प्रिविलेज फ़ी या सर्विस चार्ज के तौर पर अगर आपने किसी भी तरह की पेमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को की है तो आपको डिडक्शन जो है अलाउड नहीं होती है। और कैसी भी तरह का अमाउंट हो, चाहे वो आप डायरेक्टली पे कर रहे हैं चाहे वो आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, तो भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। इसके बाद है सैलरीज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट। अगर आपने किसी भी तरह की जो है सैलरी पे की है इंडिया के बाहर और किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को, तो आपको जो है डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। इफ़ टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड देयर ऑन नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, चाहे आपने टैक्स उसके ऊपर पे किया है चाहे आपने नहीं किया है। इन्होंने बोला कि अगर आपने टैक्स को सोर्स पे डिडक्ट नहीं किया तो आपको अवेलेबल नहीं होती है, अदरवाइज अवेलेबल हो सकती है।
नेक्स्ट है पेमेंट टू पीएफ एक्सेट्रा। एनी अगर पेमेंट आपने पीएफ फंड में की है तो उसकी डिडक्शन आपको जो है अलाउड तब नहीं होती है अगर आपने जैसे जो पीएफ का जो फंड होता है उसको आपने डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड में पढ़ा था कि पीएफ की आपको डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन कब मिलती है? जब आपने टैक्स को सोर्स के ऊपर डिडक्ट किया होगा तब आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने टैक्स को सोर्स के ऊपर डिडक्ट नहीं किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर है टैक्स ऑन परक्विजिट्स ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आपने किसी भी तरह का परक्विजिट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा है, परक्विजिट्स क्या होते हैं? कुछ अदर ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय को दिए जाते हैं इन काइंड फॉर्म। काइंड फॉर्म में कैश फॉर्म वाले जो होते हैं वो तो आपके बोनस में आ जाते हैं, लेकिन जो काइंड फॉर्म वाले होते हैं उसको हम परक्विजिट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो किसी भी तरह का अगर आपने परक्विजिट जो है अपने एम्प्लॉय को दिया है और उसके ऊपर आपका टैक्स लग रहा है तो उसकी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ एनी पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अब हमने पहले जितने भी सारे करे थे एसएससी से रिलेटेड थे, अब सारे के सारे आपके पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड हैं। ठीक है, एनी पेमेंट ये सेक्शन 40 वाले के अंदर ही लाई कर रहे हैं, इनकी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती है। पहले एसएससी के किए, अब पार्टनरशिप फॉर्म के कर रहे हैं। एनी पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन मेड बाय द फर्म टू एनी पार्टनर। किसी भी तरह का सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्युनरेशन जो है फर्म के द्वारा पे किया जा रहा है किसी भी पार्टनर को जो कि वर्किंग पार्टनर नहीं है, हु इज नॉट वर्किंग पार्टनर, तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती है। लेकिन अगर वो पर्सन वर्किंग पार्टनर है तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड हो जाती है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। जिस हिसाब से आपकी पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होंगी उस हिसाब से ही आपको डिडक्शन जो है अलाउड होती है। फिर है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स विल बी अलाउड एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स को इंटरेस्ट जो देते हैं उसकी डिडक्शन आपको अलाउड हो जाती है 12% तक, यानी 12% तक। और एज पर द जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी, अगर ये 12% से ज़्यादा आप उनको किसी भी तरह का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो मान लो अगर आप 15% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करें तो 12% की तो आपको डिडक्शन जो है अलाउड हो जाएगी, बाकी के 3% की जो डिडक्शन है वो आपको अलाउड नहीं होगी। 12% से कम का इंटरेस्ट आप कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, लेकिन 12% से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो जो डिडक्शन है आपकी डिसअलाउड मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है इन केस ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अदर देन अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर किसी भी तरह की एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है लेकिन कंपनी से अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अलग है। फिर बोला है इन सच अ केस एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन टू अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन और बॉडी शॉल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। अगर आप किसी भी तरह से पेमेंट कर रहे हैं एज अ एसोसिएशन या एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, लेकिन आपकी जो एसोसिएशन है वो कंपनी नहीं है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, तब आप अगर किसी भी तरह का सैलरी, बोनस या कमीशन पे करते हो तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है, अपने मेंबर को पे करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डिडक्टेबल नहीं होते कुछ ही सर्कमस्टांसेस में, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है एक्सेसिव पेमेंट। एनी पेमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर टू अ रिलेटिव और एन एसोसिएट कंसर्न शॉल बी डिसअलाउड इफ़ द असेसिंग ऑफिसर कंसिडर टू बी द एक्सेसिव और अनरीजनेबल। अगर कोई असेसिंग ऑफिसर ये कह देता है कि आपने ये जो पेमेंट करी है ये फालतू की पेमेंट है, इसका कोई रीज़न नहीं है, अनरीजनेबल है, इस तरह का एक्सपेंडिचर अगर आप किसी अपने रिलेटिव के लिए या किसी एसोसिएट कंसर्न के लिए कर देते हैं तो वो आपकी डिसअलाउड हो जाती है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट इन कैश। इफ़ पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू अ पर्सन in a day is made exceeding 10,000 is in cash then it is disallowed। अगर आप किसी भी तरह की जो पेमेंट है आप कैश में एक दिन के अंदर आप कैश में 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर देते हो तो जो है आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। ठीक है, 10,000 तक ही आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट करनी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज़ कर सकते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। मान लो अगर आपने 12,000 की भी पेमेंट कर दी तो भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अगर आपने वही इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर दी, आपने फ़ोन पे से कर दी या बहुत सारी आजकल ऐप्स हैं अमेज़ॉन पे, इनसे कर दी या चेक के थ्रू कर दी तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएंगी।
फिर इसमें एक और बात बोली है, वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज शॉल बी एक्सीडिंग। अगर इन तरह की पेमेंट आपने करी है, प्लाइंग के ऊपर, हायरिंग के ऊपर, या गुड को लीज करने के ऊपर, या किसी गैरेज के ऊपर अगर आपने पेमेंट करी है और वो पेमेंट अगर आपकी 35,000 से ज़्यादा हो जाती है, कैश में अगर पेमेंट करी है तो वो अलाउड नहीं होती है। 35,000 से कम है तो अलाउड हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, जैसे जहाँ पर आपके 10,000 और 35,000 का कोई मायना नहीं रखता। किसी भी तरह अगर आप कैश में भी पेमेंट कर देते हैं 35,000 से ज़्यादा या 10,000 से ज़्यादा, तो भी आपको डिडक्शन अलाउड हो जाती है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप किसी भी तरह की पेमेंट करते हैं रूरल एरियाज़ में या स्मॉल टाउन्स में, वेयर जहाँ पर किसी भी तरह की बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है और वो पर्सन जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वहाँ का, तो आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट मेड टू अ कल्टीवेटर, अगर आप किसी भी कल्टीवेटर ग्रोअर को या प्रोड्यूसर को पेमेंट करते हैं, किस लिए कि आप वो जो है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ कर सकें, तो उस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं उन पर भी जो है डिडक्शन आपको अलाउड हो जाती हैं। फिर है पेमेंट मेड टू बैंक्स, अगर आप बैंक को पेमेंट करते हैं या LIC को पेमेंट करते हैं या बैंक्स इंस्टीट्यूशन जो भी हैं उनको पेमेंट करते हो, तो आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाएगी। 35,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टू एन एम्प्लॉय और टू द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अगर आप किसी भी तरह की पेमेंट जो है अपने एम्प्लॉय को करते हैं या फैमिली को करते हैं ग्रेच्युटी की फॉर्म में, रिट्रेंचमेंट की या कंपेंसेशन की फॉर्म में, वेयर अगर सम जो है 50,000 से एग्जिट नहीं होना चाहिए, यानी 35,000 या 10,000 की वाली लिमिट तो ख़त्म हो गई वहाँ पे, लेकिन एक लिमिट और आ गई 50,000 वाली। अगर आप किसी भी जो एम्प्लॉय है उसको पेमेंट कर रहे हैं, उसके किसी फैमिली के मेंबर को पेमेंट कर रहे हैं ग्रेच्युटी की फॉर्म में, कंपेंसेशन या रिट्रेंचमेंट की फॉर्म में, तो 50,000 तक लास्ट लिमिट है। उसके बाद है पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट एंड सच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लीगल टेंडर, अगर आप किसी भी तरह की जो है पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को या किसी तरह की पेमेंट जो है लीगल टेंडर की रिक्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं और वो 10,000 से ज़्यादा पेमेंट है या 35,000 से ज़्यादा की पेमेंट है कैश में, तो आपको डिडक्शन फिर भी अलाउड हो जाएगी। अगर आप जो है पेमेंट जो है किसी भी मोड से कर रहे हैं, बैंक के किसी भी मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे बैंक के हम कह सकते हैं चेक से या नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको इस पेमेंट का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ ग्रेट्युटी, प्रोविजन मेड फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी टू द एम्प्लॉयज़ ऑन रिट्रांसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज को टर्मिनेट करने के लिए, रिटायरमेंट वगैरह के लिए अगर आप ग्रेट्युटी की प्रोविजन मेड कर रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर आप पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ द इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर में अगर आपने जो फाइल है रिटर्न फाइल जो होती है उसको अगर आपने सबमिट करा दिया तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, लेकिन अगर आपने उससे पहले या उस डेट को सबमिट नहीं कराया है तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट के जो है 2 हेड हैं, एक आपको डिडक्शन अलाउड का दिया हुआ है और एक आपको डिडक्शन नॉट अलाउड का दिया हुआ है। व्हेन द सम इज पेड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी फंड एंड एन अप्रूव्ड सुपर एन्यूटेशन फंड और अप्रूवल ग्रेट्युटी फंड, अगर आपका कोई अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है या ग्रेट्युटी फंड है, इस तरह के जो भी फंड्स हैं, अगर आप इनके ऊपर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाती है। डिडक्शन कहाँ पर अलाउड नहीं होती है? एनी सम पेड बाय एन असेसी एज एन एम्प्लॉयर, अगर असेसी जो है एम्प्लॉयर की पोस्ट पर है और उसने क्या अमाउंट पे किया है, किसके ऊपर किया है, सेटिंग अप ऑफ और अ कंट्रीब्यूशन टू एनी अनअप्रूव्ड, कोई ऐसा प्रोविडेंट फंड है जो कि अनअप्रूव्ड है। यहाँ पर कौन कौन से थे? सारे अप्रूव्ड वाले थे, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज था। अगर यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती है। और अगर अप्रूव्ड वाले हैं, अप्रूव्ड वाले की तो सबकी डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएंगी, अनअप्रूव्ड वालों की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी अगर आप असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो। फिर नेक्स्ट है आपके अदर एक्सपेंसेस, सेक्शन 40 एंड 40A के अंदर आते हैं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे।
ड्राइंग्स, और अगर आपने पर्सनल एक्सपेंस किया है किसी भी आप अगर प्रोप्राइटर हैं, आपने ड्राइंग कर लिया, या पार्टनर्स हैं, आपने फिर अपने जो फर्म्स हैं उनसे ड्राइंग कर लिया, पर्सनल एक्सपेंस वहाँ से खर्च कर लिया है, तो आपको इसकी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अमाउंट पेड एज चैरिटी और प्रेजेंट्स, अगर आपने किसी भी तरह का अमाउंट पेड किया है चैरिटी के फॉर्म में, या आपने किसी को गिफ्ट वगैरह दिए हैं, तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती है। उसके बाद पास्ट लॉसेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपने किसी भी तरह के जो है पहले के लॉसेस को चार्ज किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होंगी। एनी एक्सपेंसेस अगर आपने इनकर्ड करे हैं, चाहे वो पूरे करे हों, तो भी आपको, अगर बिजनेस और प्रोफेशन से भी करे हैं, एनी एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड, अगर आपने किसी भी तरह के ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकर्ड नहीं करे हैं प्रॉफिट और लॉस के बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से, तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। फिर है एक्सपेंसेस इनकर्ड टू बाय ऑफ कंपटीशन, अगर आपने किसी भी तरह का एक्सपेंस इनकर्ड करा है कंपटीशन को बंद करने के लिए, ऑफ करने के लिए, तो वो एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउड हो जाते हैं। फिर है पेनल्टीज़, अगर आप पे की है एसएससी ने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, अगर उसने किसी लॉ को तोड़ा था तो उसके बदले में उन्होंने पेनल्टी पे की है, तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। लेकिन अगर पेनल्टी उसने इसलिए पे करी है और उसको नॉलेज नहीं थी कि वो लॉ के अगेंस्ट है, तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाती है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट मेड बाय एन एसएससी इन द नेचर ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट्स टू अ सोल्ड सेलिंग एजेंट्स, अगर किसी भी तरह की आपने पेमेंट मेड करी है प्रॉफिट को शेयर करने के अगेंस्ट, आपका सोल्ड सेलिंग एजेंट जो है उसको करी है, तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। लिटिगेशन, अगर एक्सपेंसेस आपने खर्च किए हैं अपने शेयर्स को रजिस्टर कराने के लिए, तो भी आपको डिडक्शन उसकी अलाउड नहीं होगी। अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन किया है, वहाँ पे कोई पेमेंट वगैरह की है, तो भी डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अ फर्म ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज पार्टनर, अगर एम्प्लॉय के लिए होगा तो उसमें डिडक्शन अवेलेबल होगी। यहाँ पर क्या बोला है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है अगर आपने पार्टनर्स के लिए दी है, ठीक है, पार्टनर्स तो उस फर्म के क्या हैं, एक तरीके से ओनर है, अगर ओनर के लिए दी है और आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर पेड कर रहे हैं, फर्म के द्वारा पे की जा रही है, तो वो उसकी डिडक्शन आपको डिसअलाउड होगी। लेकिन अगर आपने ये एम्प्लॉयज़ के लिए ली हुई है तो डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आपने किसी भी तरह का एक्सपेंस इनकर्ड करा है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कराने के लिए, आपका कहीं और था, आपने किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करा लिया, तो उस एक्सपेंसेस को भी आप डिसअलाउड ही मानेंगे, उसकी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है अगर आपने फ़ीस पेड करी है कि अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज़ करा सकते हो, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। एक्सपेंडिचर आपने इनकर्ड करे हैं शेयर को इशू करने के लिए, तो भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अगर आपने किसी भी तरह की गुडविल को एक्वायर करने के लिए की हैं या किसी भी तरह के एसेट को एक्वायर करने के लिए पेमेंट्स की हैं, तो भी आपको डिडक्शन नहीं अलाउड होगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वायलेशन ऑफ एंड अनदर स्टैचू, अगर आपने मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं और उनका अलग एक लॉ था और उस लॉ को आपने वायलेट कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, तो भी आपको डिडक्शन जो है अलाउड नहीं होगी उसके एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। उस लॉ तोड़ा तो उसकी वजह से आपको कोई लॉसेस वगैरह होंगे, आपने कोई एक्सपेंडिचर पे किया होगा, तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी है। फिर नेक्स्ट है गिफ्ट्स मेड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिजेस इन द फैमिलीज ऑफ फ्रेंड्स एंड अदर्स विद whom the assessee has business dealings cannot qualify as business expenditure even on grounds of commercial expediency। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है और उसके कुछ एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, उनके वहीं पे किसी उसके फ्रेंड की या उनके किसी रिलेटिव की मैरिज थी, मैं वहाँ पर गई और मैंने जो भी गिफ्ट में एक्सपेंसेस खर्च करा, तो वो मुझे एज अ अलाउड नहीं होगा, चाहे वो मेरे बिजनेस से एक्सपेंडिचर की तरह मैं उसको ट्रीट नहीं कर सकती, ठीक है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड मैं मैरिज में गई हूँ, लेकिन फिर भी उस गिफ्ट्स की जो भी एक्सपेंडिचर मैंने किए हैं उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। डिडक्शंस अलाउएबल ऑन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट्स, कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो कि अलाउएबल होंगी अगर उसकी एक्चुअल पेमेंट हो जाती है, पेमेंट होने के बाद, ठीक है, जब पेमेंट हो जाएगी तब डिडक्शन मिलेगी। एनी सम पेड बाय द असेसी बाय वे ऑफ टैक्स ड्यूटी सेस और फी, अगर किसी भी तरह का सम पे करा है, असेसी ने टैक्स पे करा है, कोई ड्यूटी पे करी है, तो आपको डिडक्शन तब अलाउड होगी जब उसने वो पे कर दिया होगा। फिर है एनी सम पेबल बाय हिम एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर आपने किसी भी तरह का सम पे करा है एज अ कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युटेशन फंड, ग्रेट्युटी फंड, इसके ऊपर अगर आपने पेमेंट करी है तब आपको डिडक्शन अलाउड होगी, अदरवाइज आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। अगर आपने पेमेंट नहीं करी है
तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अगर आपने पेमेंट कर दी है तो डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि एनी सम पेबल टू एन एम्प्लॉय एज बोनस, बोनस की तरह या कमीशन की तरह किसी भी तरह का आपने सम पे किया है टू एन एम्प्लॉय को किया है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड। लेकिन वो बोनस या कमीशन का जो आपने पेमेंट करा है वो प्रॉफिट या डिविडेंड की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट और डिविडेंड की फॉर्म में नहीं है तो डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी। फिर एनी सम पेबल बाय द असेसी, असेसी ने किसी भी तरह का सम जो है पे करा है, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर करा है, इंटरेस्ट दिया है लोन का, या कोई किसी भी तरह से उसने बोरो किया था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से, तो उसकी जो डिडक्शन है आपको अलाउड हो जाएगी। फिर है एनी सम पेबल बाय एन असेसी एज एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की तरह किसी भी असेसी ने पेमेंट करी है शेड्यूल्ड बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में अदर देन एग्रीकल्चरल सोसाइटी और बैंक। ठीक है, किसी भी तरह का किसी असेसी ने जो है सम पे करा है शेड्यूल बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक को, जो कि जिसके अंदर कौन कौन से बैंक नहीं इंक्लूड होते हैं, अदर एग्रीकल्चर सोसाइटी वाले या कोई अदर बैंक्स इंक्लूड नहीं होते हैं, तो उन बैंक्स को अगर उन्होंने पेमेंट करी है तो उनकी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी पेमेंट होने पर, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद एनी सम पेबल बाय द असेसी इन ल्यू ऑफ अर्न लीव, अगर अर्न लीव क्या होता है, अब देखो, अगर किसी असेसी ने, ठीक है, जैसे अगर हम लोग कभी जॉब वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए लीव का एक मतलब मिल जाता है कि हाँ आप इतनी दिन की छुट्टी कर सकते हो। अगर किसी असेसी ने वो छुट्टियां नहीं करी और उसके बदले में उसको जो इनकम हो रही है तो उसकी डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। ठीक है ना, मैं एक बार और समझा देती हूँ। मेरे को छुट्टियां करने का जो था, मेरे को बोला था कि 2 छुट्टियां आप कर सकते हो। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर है, मैंने 2 छुट्टियां नहीं करी, अब जो एम्प्लॉयर है उसको मुझे उस दिन के पैसे देने होंगे, तो जो एम्प्लॉयर है जब वो मुझे पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट की डिडक्शन उसको अवेलेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनी सम पेबल बाय द असेसी टू द इंडियन रेलवेज फॉर द यूज ऑफ रेलवे असेट, कि अगर किसी भी तरह का जो है रेलवे असेट को यूज़ करने के लिए जो असेसी है इंडियन रेलवेज को पेमेंट करता है तो उसकी डिडक्शन अलाउड हो जाती है। अब डिडक्शन कैसे अलाउड होती है, अलाउड कौन सी होंगी और डिसअलाउड कौन सी होंगी वो देखते हैं। एक्चुअल पेमेंट इज पेड, एक्चुअल पेमेंट आपको पे करनी होगी ऑन और बिफोर आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग। अगर आपने जैसे जो भी रिटर्न फाइल है अगर आपने उसको सबमिट करा दिया है ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर या ड्यू डेट के बाद सबमिट करा दिया और पेमेंट कर दी तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पेमेंट जो है सबमिट नहीं कराई है, इफ़ एनी सम पेड बाय द असेसी एज इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ लोन और बोरोइंग, अगर आपने किसी भी तरह का पेमेंट इसलिए किया है कि आप जो है अपने इंटरेस्ट को जो आपका लोन या बोरोइंग है उसमें कन्वर्ट करा लेते हैं। ठीक है, आपने जैसे लोन लिया है, लोन के रूप में कर रहे हो तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। लेकिन अगर इफ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई और सुपर एन्यूटेशन फंड इज़ नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अगर उसने इस तरह के सुपर एन्यूटेशन फंड वगैरह की अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करा है और एम्प्लॉयर ने, देखो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन करा है और एम्प्लॉय को नहीं दिया उस कॉन्ट्रीब्यूशन का हिस्सा ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट को, तो भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी। जैसे मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने कहा कि मैं जो है पीएफ में पैसा डालूंगी और जो पीएफ में मैं पैसा डालूंगी वो मैं डालूंगी 3,000 रुपये का। ठीक है, लेकिन मैंने कह तो दिया, लेकिन मैंने उसको डाला बाद में, ड्यू डेट के बाद डाला, ड्यू डेट खत्म हो गई डालने की, उसके बाद डाला तो मुझे डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अगर मैं ड्यू डेट से पहले डाल देती, एम्प्लॉयर को दे देती, पेमेंट कर देती और ड्यू डेट पर कर देती तो भी मुझे डिडक्शन अलाउड हो जाती, लेकिन मैंने नहीं किया तो मुझे डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स। कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो टैक्स के लिए, टैक्स पे करने के लिए वो वाले प्रॉफिट लायबल होते हैं। ठीक है, रिकवरी ऑफ एनी लॉस और एक्सपेंडिचर अलाउड एज अ डिडक्शन इन एन अर्लियर ईयर, पिछले सालों में अगर आपने किसी भी तरह की जो है डिडक्शन ले ली थी, सेक्शन 41 फर्स्ट के अंदर ये अलाई करता है। जैसे कोई लॉस था, मान लो रॉबरी और डकैती का लॉस था, रॉबरी और डकैती नहीं लेते हम लोग ना, नॉर्मल एक लॉस ले लेते हैं। जैसे हमारा वो वाला लॉस था ना, लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस, कि जब हमारा जो वो था सप्लायर था वो, उसको मैंने एडवांस में पैसा दे दिया था और उसने मुझे वापस भी नहीं करा पैसा और जो है गुड्स देने से भी मना कर दिया था। तो अगर वो लॉस पहले मैंने डिडक्शन ले ली उस लॉस की,
अब वो लॉस मुझे रिकवर हो गया, उसने सप्लायर ने कहा चलो मैं तुम्हें गुड्स दे देता हूँ, ठीक है। अगर वो लॉस मुझे रिकवर हो जाता है इस साल, पिछले सालों में रिकवर जो नहीं हुआ था उसकी डिडक्शन मैंने पहले ले ली थी, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। यानी वहाँ पर आप ऐड कर दोगे बिजनेस के केस में, इफ़ इन एनी एन अर्लियर ईयर द लॉस और एक्सपेंडिचर अमाउंट इज रिकवर्ड, ट्रीट इज एज डीम्ड प्रॉफिट, डीम्ड प्रॉफिट की तरह आप उसको ट्रीट करोगे और ऐड बैक कर दोगे, और चार्जेबल होगा वो टैक्स के लिए। पहले उसकी डिडक्शन ले ली थी, अब डिडक्शन तो ले ली लेकिन वो चार्जेबल तो था टैक्स के लिए, तो अब उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होगा क्योंकि वो तो मुझे पैसा मिल गया ना वापस, तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इफ़ द बिजनेस हैज़ चेंज्ड हैंड्स एंड द सक्सेसर इन बिजनेस हैज़ रियलाइज्ड, अगर मान लो कि मेरा बिजनेस मैंने किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया, ठीक है, दूसरे के हाथ में चला गया, और अब उस पर्सन ने अपना लॉ के थ्रू या किसी भी तरह से उसने वो पैसा रिकवर कर लिया, ठीक है। अब उस पर्सन ने जो रिकवर करा उसको भी हम डीम्ड प्रॉफिट मान लेंगे और वो भी ऐड बैक कर दिया जाएगा, और वो भी टैक्स जो पैसा है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर किसी भी तरह से आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पर दे रहे हैं और उस पर प्रॉफिट हो रहा है आपको किसी भी असेट को सेल करने के बाद, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे लग रहा था, एसएलएम वाले मेथड से, चाहे बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, ओन्ड बाय एन एसएससी, एसएससी ने ओन कर रखा है, और डेप्रिसिएशन किस पर लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड पर लग रहा है, विच हैज़ बीन यूज्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में उसने यूज करा है, सोल्ड कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, डिमोलिश या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देन द मनी इज पेबल ऑन द एसेट विद द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू एग्जिस्ट रिटर्न डाउन वैल्यू। जो भी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, मान लो सेल करा और सेल वैल्यू उसकी आई 20,000 रुपये, और एक्चुअल जो बुक वैल्यू थी उसकी थी वो 17,000 रुपये, 3,000 का प्रॉफिट हो गया। ये 3,000 का प्रॉफिट जो है ये भी चार्जेबल होगा टैक्स में, ठीक है। ये रहा डीम्ड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे इसमें, एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी होगी, जो ये है, जो भी प्रॉफिट बचेगा वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के हेड में। फिर नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर किसी तरह की कैपिटल एसेट आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पस, अगर आपने उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया, बिजनेस के लिए यूज़ किया है, तो जो भी सरप्लस है और जो अमाउंट ऑफ द डिडक्शन है इसमें से जो भी लेसर अमाउंट होगा वही चार्जेबल होगा टैक्स के लिए। मान लीजिए जो भी आपको प्रॉफिट रिसीव्ड हुआ है और आपको डिडक्शन का अमाउंट जो भी अवेलेबल होगा, ठीक है, कितने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, जो भी अमाउंट कम होगा वो चार्जेबल होगा। फिर नेक्स्ट है बैड डेब्ट रिकवर। वही बात है कि अगर आपको बैड डेब्ट रिकवर हो जाते हैं तो आप उसको ऐड कर देंगे। पहले ईयर में आपने डिडक्शन ले ली थी, अब डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपके वो वापस आ गए पैसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपने किसी भी तरह का जो बिजनेस और प्रोफेशन है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और उसके बाद आपको किसी भी तरह का पैसा रिकवर हो रहा है जो कि आपने बैड डेब्ट था या किसी भी तरह का ऐसा पैसा था, तो वो आप ऐड बैक कर दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। एनी वेयर एनी अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम द स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड, हमने क्रिएट किया था स्पेसिफाइड एंटिटी और एलिजिबल बिजनेस के लिए जो पैसा, और अगर उस पैसे को अगर आप कभी भी विड्रॉल कराते हैं और विड्रॉल कराने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आप वो आपका डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा, डीम्ड इनकम मानी जाएगी, और वो जो है चार्जेबल होगी टैक्स के लिए, तो आप उसको ऐड बैक कर दोगे। फिर नेक्स्ट है सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। अब लॉसेस कौन कौन से होते हैं आपके, एक स्पेक्यूलेटिव लॉस होता है, एक होता है नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस। अगर आपका स्पेक्यूलेशन से लॉस हो रहा है तो आप इसको कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। कौन कौन से ऐसे लॉसेस हैं जिसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव लॉस को स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के थ्रू ही सेट ऑफ कर सकते हो। और जो नॉन स्पेक्यूलेटिव हैं उनको आप सेट ऑफ कर सकते हो और किसी भी हेड से ये सेट ऑफ हो सकते हैं। मेनली इनका जो बैलेंस बचता है वो अदर इनकम के हेड से भी सेट ऑफ हो सकता है। फिर नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपको कैसे करनी है, इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है या आपका जो मार्केट प्राइस है जो भी कम होगा, जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं वैसे ही यहाँ पर होगी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को कंपेयर करोगे और जो भी लेसर अमाउंट होगा वही आपका वैल्यूएशन होगा, यानी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। फिर इसके बाद ये जो है फॉर्मेट है जो मैंने आपको पहले करा दिया है, ठीक है, या बिजनेस वाले के लिए यूज़ करते हैं, और ये आप जो है प्रोफेशन के जब आपको इनकम कैलकुलेट करनी होती है तब आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, बैड डेब्ट्स जो हैं, अगर आपको जो है बैड डेब्ट्स की जो है डिडक्शन अलाउड हो जाती है, लेकिन अगर आपने किसी भी तरह का बैड डेब्ट का रिजर्व क्रिएट किया हुआ है तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती है। यहाँ पर जो है सारा का सारा थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो से इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर देंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।